गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को साइंस का चैप्टर 2 पढ़ना है जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है सूक्ष्म जीव, यानी कि कुछ इस प्रकार के जीव जिन्हें हम अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए हमें एक यंत्र का उपयोग करना पड़ता है। एक हमारे पास ऐसा टूल्स है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप बोलते हैं। हमको लगता है कि सबको उसके बारे में पता होगा कि माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोप का काम होता है यानी कि छोटा से छोटा चीजों को दिखा सके। बात समझ में आया? तो ये काम होता है माइक्रोस्कोप का। अब हम लोग इन पॉइंट्स के द्वारा इस चैप्टर को आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना है कि माइक्रोस्कोप जो हमारा है वो कितने भागों में बांटा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा है वो कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग उस चीज को क्लियर करने चलते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हुए हैं, जो कि हमारा क्या है, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी और प्रोटोजोआ। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये चारों जो है हमारे लिए अच्छा भी है और हमारे लिए बुरा भी है, यानी कि ये हमें फायदा भी पहुंचाते हैं और नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए फायदेमंद है वो हम क्या कर सकते हैं, उनको तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। और वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, जिनके वजह से हमारे अंदर में बीमारियां हो जाती हैं, वो क्या है, तो हमारे लिए हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, अब बात आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारे बॉडी में इंटर करता है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहीं पर रहता होगा तब ना वो इंटर करता है बॉडी में। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे, यानी कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। हमारा अगला पॉइंट जो है वो ये है। अब बात कुछ ऐसा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह पे रह सकते हैं। क्लियर है बात? यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे हमारे, वो हर एक जगह पे रह सकते हैं, हर एक इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे लिए फ्रेंडली हैं और कौन कौन से हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके वजह से हम लोग बहुत सारा हम प्रोडक्ट बना पाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग घर का बात करते हैं। सब कोई को पता होगा कि दही कैसे जमता है। कैसे जमता है? दही एक बैक्टीरिया के द्वारा जमता है। ठीक है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो क्या करता है, अपनी संख्या में वृद्धि कर करके जो दूध होता है उसको क्या कर देता है, दही के रूप में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्लियर है ये चीज? अब दूसरा चीज आता है, हम लोग ब्रेड वगैरह देखे हैं, पेस्ट्री जो देखते हैं, केक देखते हैं, ये सारा चीज ईस्ट के द्वारा वो होता है। बात समझ में है? किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा। ठीक है, आप सभी को साथ में मेरे बोलना है, फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं हार्मफुल की तरफ। अच्छा, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम लोग दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम पैथोजेंस हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठीक है, यानी कि ये जो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाते हैं। बात समझ में आई? यानी कि सीधे हम ये भी बोल सकते हैं कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बीमारी फैलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, पैथोजेंस कहलाएंगे। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा है कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीबायोटिक, वैक्सीन वगैरह, ये सारे चीजों पे देखिए ध्यान से समझना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बहुत तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो खेत वगैरह को उपजाऊ बनाने में या फिर किसी भी चीज को सराहने गलाने में, बात समझ में आया, और भी बहुत चीज है जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हेल्प करते हैं। अब बात आता है एंटीबायोटिक क्या होगा। इसके पहले हमें ये चीज पढ़ना होगा कि मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए लाभदायक भी है, यानी कि वो हमारे लिए फ्रेंडली भी है। क्लियर है बात? तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए फ्रेंडली है उनका उपयोग करके मेडिसिन भी बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला आ जाता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक ऐसा मेडिसिन है जिसका उपयोग किसी भी बीमारी को कम करने या फिर खत्म करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे समझिए, अगर हम वायरस से पीड़ित हैं, यानी कि हमें वायरस वगैरह किसी भी प्रकार का हो गया है, कोरोना हो गया या फिर कोई भी अलग वायरस, बात समझ में आया, तो उसमें हमें कोशिश करना है कि हम क्या करेंगे, वैक्सीन लेंगे। अब देखिए वैक्सीन क्या होता है, तो वैक्सीन एक इंजेक्शन होता है जिसको जब हम अपने शरीर में इंजेक्ट करते हैं तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है जो कि उस बीमारी से, उस वायरस से लड़के और उसको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी बढ़ाते हैं। बात समझ में आया? अब ध्यान से समझना है कि सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पे सबसे पहला चीज कि सॉइल का फर्टिलिटी 2 चीजों से बढ़ता है, एक हमारा मैन्योर हो गया, दूसरा हमारा
फर्टिलाइजर हो गया। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारा मेन्योर होगा उसको मेन्योर बनाएगा कैसे, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे किसी भी अच्छे चीज को जो कि मर चुका है, जैसे कि एक अच्छा सा पेड़ है, अभी आम का पेड़ है, मान लो काट के उसको कहीं हम फेंक दिए, या फिर कोई आदमी है, ठीक है, या कोई आदमी को हटाओ, कोई जीव जंतु को हम लोग लेते हैं, तुम सब नॉर्मली देखता होगा कि खेत में कुत्ता उत्ता के बारे में जानता होगा सब, सियार होता है एक जैकल जिसको हम लोग बोलते हैं, समझता है सब ना सियार। हाँ तो अब समझो, तो जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं कि 4-5 जो जैकल हैं वो मिल के क्या करते हैं, एक को मार देते हैं, समझ में आ गया, उसके बाद उसको मतलब जितना खाना होगा खाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे वहां से। तो बात ऐसा होता है कि जो जैकल हमारा मिट्टी में है वहां पे पड़ा हुआ है, वो कुछ दिन बाद बास करना चालू कर देगा, यानी कि वो बहुत गंदा महकने लगेगा, आप लोग को अपना प्रमाण दे देगा कि हाँ हम यहाँ पे, आप साइड से जाइएगा, तो ऑटोमेटिक नाक वगैरह बंद करके भागना पड़ जाएगा। बात समझ में आया। तो उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे गायब हो जाता है, वो एक तरह से क्या हो जाता है, तो मिट्टी में मिल जाता है, मैन्योर का काम करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने में मदद करता है। अब एक और चीज जो अभी हमने एग्जांपल दिया, वहां पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक तरह से हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे इन्वायरमेंट को भी क्लीन करने में मदद करता है। क्लियर है। अगला चीज, अगला जो है हमारा वो है डिजीज के बारे में हमें पढ़ना। अच्छा, सबसे पहला चीज, डिजीज का मतलब क्या होता है, बीमारी। बात समझ में आया। अब बीमारी को हम लोग नॉर्मली दो भाग में बांटे हुए हैं, पता है कौन कौन सा, एक होता है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ ऐसे बीमारी होते हैं जो कि अगर एक आदमी को हो गया तो उससे दूसरे आदमी को फैलने वाला नहीं है। बात समझ में आया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी क्या है, जैसे कि नॉर्मली सबसे छोटा मोटा बीमारी को हम लोग लेके चलते हैं, हेडेक को लेके चलते हैं, मेरे सर में दर्द होने लगे ऑटोमेटिक, मतलब अचानक होने लगे, सर में दर्द चालू हो जाए, तो क्या आप लोग के साथ हम थोड़ा देर घूम लेंगे तो सब जने के सर में दर्द हो जाएगा? अगर होगा तो सब एक्टिंग कर रहा है, सिंपल सा बात है। तो ऐसा संभव तो है नहीं। बात समझ में गया। लेकिन अगर हमें है जैसे वायरल फीवर वगैरह या फिर कोरोना लेके हम चले आए हैं, बात समझ में गया, तो एक चीज बताइए कि जब हमको वो चीज हो चुका है और हम यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठ जाएंगे तो क्या आप सभी को हो जाएगा कि नहीं होगा? तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। और जो नहीं फैलेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो हमारा कम्युनिकेबल डिजीज तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात ऐसा आता है कि सर नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल का अंतर तो हम जान लिए, लेकिन कम्युनिकेबल कैसे फैलता है इस चीज को भी तो देखना होगा। अब मान लो मेरे अंदर में बीमारी है, मेरे अंदर में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन मेरे अंदर से दूसरे में कैसे वो जाएंगे, ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना। तो इस चीज को हम लोग समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि इसके लिए कुछ माध्यम होते हैं, जैसे कि मीडियम होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे आसपास में है। अभी इस रूम में कुछ नहीं है तो क्या भरा हुआ है, हवा भरा हुआ है। सबको पता होना चाहिए क्या है, पूरा एयर है। बात समझ में आया। एयर जो है वो बहुत सारे गैसों का मिश्रण कहा जाता है, जिसमें से हम लोग ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं। समझ में आ गया। अगर एयर नहीं रहता तो अभी हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं, सांस ले पाते हैं नहीं, तो इसका मतलब है कि इसमें क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है। अब आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब हम कोरोना या फिर किसी भी रोग से ग्रसित हैं और हम छींकते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हवा के माध्यम से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। बात समझ में आया। तो ऐसा एक मीडियम हो गया हमारा एयर। अब अगला चीज हम लोग देखते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग कुछ कीड़े मकोड़े के बारे में, जिनको हम लोग अपने भाषा में कैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्छा, कैरियर मीन्स क्या हुआ, यानी कि जो कैरी करेंगे एक जगह से और पहुंचा देंगे दूसरे जगह पे। क्लियर है। इसमें सबसे पहला हम जो चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है हमारी मक्खी। बात समझ में आया। हमारे आसपास सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर कोई है तो वो क्या है, मक्खी। अभी भी तुम सब देख सकते हैं अपने आसपास कहीं ना कहीं दिखी जाएगी। बात समझ में आ गया। अब इस चीज को समझना है, जो मक्खी होती है वो बीमारी एक जगह से लेकर दूसरे जगह पहुंचाती है। दूसरा हम लोग किसको कह सकते हैं, तो मॉस्किटो, मच्छर को, वो भी क्या करता है, एक जगह से बीमारी दूसरे जगह पहुंचाता है। तो ये दोनों को हम लोग कैरियर बोल सकते हैं, किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का। क्लियर है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, तो फूड प्रिजर्वेशन पे आ जाते हैं, फिर हम लोग फूड पॉइजनिंग पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब होता है भोजन संरक्षण। ठीक है, यानी कि भोजन को संरक्षित करना। अच्छा चलिए, संरक्षण बहुत हेवी वर्ड हो गया। संरक्षण का मतलब हो गया सुरक्षा करना, उसका बचाव। अच्छा, भोजन का बचाव क्या करेंगे, भोजन के बचाव में हमको करना क्या है, उसको खराब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनसे बचाना होगा, जो हमारे लिए विषैले हैं, जो हमारे लिए खतरनाक है, उनसे हमें बचाना होगा। दूसरा क्या करना है हमें, प्लस में उसको खराब होने से बचाना होगा। क्लियर है। तो अब देखिए, इसका संरक्षण हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन को हम लोग इतने टाइप से संरक्षित कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है केमिकल मेथड। कौन सा, केमिकल मेथड, यानी कि केमिकल के द्वारा भी हम लोग भोजन को प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा सॉल्ट द्वारा, कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में होता है,
क्लियर है। तीसरा जो हमारा है वो शुगर द्वारा हम कर सकते हैं, ऑयल विनेगर द्वारा हम कर सकते हैं, ठीक है। पांचवा जो हमारा है वो हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट द्वारा है, समझ में आया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टोरेज एंड पैकिंग, ठीक है। अच्छा, आप लोग को ये सारा चीज तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग केमिकल के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा बात है। कॉमन साल्ट के द्वारा भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। शुगर के द्वारा भी ठीक है, ऑयल विनेगर के द्वारा तो करते ही हैं, आप लोग देखे ही होंगे अचार वचार को। अब अगला जो चीज है हीट कोल्ड ट्रीटमेंट, ये भी आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा, लेकिन स्टोरेज और पैकिंग के द्वारा कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इसमें भी समझिए बात को। प्रिजर्वेशन का मतलब हम क्या बताएं कि उसको हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा लेना, बात इतना सा है। जब हम भोजन को अच्छे प्रकार से पैक रखेंगे, अच्छे तरह से उसको स्टोर रखेंगे, तो क्या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से स्टोरेज और पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला हमारा लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। देखिए, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोले हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा था हमारा, तो बैक्टीरिया, वो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगी है और एल्गी है। ये चारों को मतलब हम बता चुके हैं आप लोगों को। उसमें से एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। अब सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि ये पाया कहाँ जाता है। तो जो राइजोबियम है ये मिलेगा हमें पौधों के जड़ों में, जो फसल हम लोग लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं ना, उसके जड़ में ये उपस्थित होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया। अब इसका काम क्या है, तो ये काम ये करेगा कि जितना भी नाइट्रोजन आएगा उसको नाइट्रेट में बदल बदल के पेड़ को देते जाएगा। बात समझ में आया। तो एक तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम में अगर सबसे अहम भूमिका देखा जाए तो किसका है? राइजोबियम का है। बात समझ में आया। अगला चीज है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ चीज समझेंगे। अच्छा, एक बात बताओ सब कि शुरू से तुम सब जब से पढ़ रहा है तब से नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कहाँ है? कांस्टेंट है एकदम। जो तुम लोग पढ़ रहा है अभी तक वही है। बात समझ में आया। यानी कि नाइट्रोजन ना ही हमारा घट रहा है ना ही हमारा बढ़ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या हम लोग दिन प्रतिदिन संख्या तो हम लोग का बढ़ ही रहा है, दुनिया में हम लोग नंबर 1 पे आ चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में। दूसरा चीज कि आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि पेड़ पौधे भी अब बहुत ज्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं। समझ में आ गया। यानी कि और सब नहीं तो इसे मोबाइल पे नहीं देख लगता है सब कि आप एक लाइक करिए आपके नाम पे एक पौधा लाएगा, एक कमेंट करिएगा तो दूसरा पौधा लाएगा, समझ में आया, एक शेयर करिएगा तो तीसरा पौधा लाएगा। तो कम से कम उस प्रकार से भी हम लोग देखेंगे तो पौधा तो लग ही रहा है चारों तरफ। समझ में आ गया। अब आगे ध्यान से देना है, थोड़ा सा समझना है। अब बात यह है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है, क्योंकि पेड़ पौधा जो है हमारा और हम दोनों को क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए अपने वृद्धि के लिए। बात समझ में आया। अब दोनों को नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रोजन का जो ये है परसेंटेज वो कांस्टेंट क्यों है, सवाल यहाँ पे ही आता है। तो इस चीज को हम समझेंगे नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा। देखिए, सिंपली भाषा में हम समझाते हैं, बहुत ज्यादा आपके बुक में दिया होगा या फिर आप लोग पढ़े होंगे बहुत ज्यादा, मतलब रामायण जैसा, लेकिन सिंपल भाषा में उसको हम लोग समझेंगे। सिंपल भाषा में ये चीज है कि जैसे कि मनुष्य या फिर पेड़ पौधे द्वारा नाइट्रोजन को वातावरण में से लेके, वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट हमारा, वहीं से हम लोग लेंगे, तो नाइट्रोजन को लेके और उसका उपयोग करने के बाद जब हम लोग की मृत्यु हो जाती है या फिर पेड़ पौधे जब मर जाते हैं, मरने का मतलब सूख जाना, तो नाइट्रोजन फिर कहाँ रिलीज कर देते हैं? वातावरण में फिर से रिलीज कर देते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। और इसी के वजह से हमारा नाइट्रोजन जो होता है वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है, इसका परसेंटेज हमेशा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी को पूरा समझ में आया होगा। तो थैंक यू।